नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, मैं व्याकरण के चैप्टर वाइज जो क्विज डालना था, तो मुझे कईयों के पर्सनल मैसेज आए हैं कि हमें मिक्स क्विज चाहिए और हमें मिक्स करने हैं, या फिर जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपरों में बने पड़े हैं प्रश्न, हमें उस टाइप के प्रश्न कराए जाएँ। तो दोस्तों, आज जो वीडियो आ रही है ये मिक्स है। इसमें साहित्य व्याकरण से सबसे मिक्स प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। और यकीनन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ एक नोटबुक, मतलब एक कॉपी और एक पेन साथ में ले लें दोस्तों, क्योंकि इतने नए फैक्ट मिलने वाले हैं कि आप सुन के उन्हें याद नहीं रख सकते। तो इसलिए कॉपी पेन साथ में ले लीजिए, ताकि बाद में आपको फिर से वीडियो ना देखनी पड़े, या फिर आपको ये लगे कि यार मुझे तो दोबारा देखना पड़ेगा, बहुत सारे मैं जो फैक्ट हैं वो मिस हो गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें ज़्यादा नहीं, 20 से 25 ही प्रश्न होंगे, लेकिन 25 प्रश्नों में ही मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, आप कम से कम 100 प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम छोटे से छोटे फैक्टों से भी प्रश्न बनाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। क्या बोल रहा है प्रश्न? महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, साहित्य का श्रेय और प्रेय और स्मृति की रेखाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखो क्या प्रश्न बनना है, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ है? तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ है, महादेवी वर्मा का जन्म हुआ है फर्रुखाबाद में। कब? 1907 में। फर्रुखाबाद कहाँ है? यूपी में हुआ है। ठीक है। और इन्हीं को, महादेवी वर्मा को क्या कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक या हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती, या हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की वीणा पाणी निराला ने कहा है। तो ये भी हमारे इतने सारे फैक्ट हमारे कवर हो गए हैं। महादेवी वर्मा पे उत्तराखंड में प्रश्न बना हुआ है कि महादेवी वर्मा पे डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो महादेवी वर्मा पे डाक टिकट जारी हुआ है 16 सितंबर, कितने में? 16 सितंबर 1991 में। कितने रुपए का डाक टिकट था? 2 रुपये का डाक टिकट था। और साथ ही साथ आप याद रखेंगे, महादेवी वर्मा, महादेवी और जय शंकर प्रसाद, देखो शंकर भोले और महादेव भी भोले, इन दोनों का साथ ही डाक टिकट जारी हुआ था। कब? 1991 में। कितने रुपए का? 2 रुपये का। लौटते हैं फिर से प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या बोल रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो क्या नहीं है? साहित्य का श्रेय और प्रेय किसकी है? ये जनेंद्र की। किसकी है दोस्तों? जनेंद्र की। जनेंद्र का जन्म कब हुआ है? 1905 में। अब थोड़ी सी हम फिर से वापस प्रश्न आते हैं। प्रश्न में क्या बोल रहा है देखो उधर, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। तो आप याद रखना, इसमें से 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र, ये दोनों रेखा चित्र है। इनकी विधा क्या है दोस्तों? रेखा चित्र है। और वहीं पे अगर तुमसे पूछे श्रृंखला की कड़ियाँ क्या है, श्रृंखला की कड़ियाँ क्या है दोस्तों? निबंध है। क्या है? निबंध है। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र देखो ये 1941 का था, स्मृति की रेखा 1943 का है, और श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 का है। ठीक है, जो कि क्या है? निबंध है। वहीं हम महादेवी वर्मा की बात करते हैं तो इनको पुरस्कार कौन सा मिला है? 1956 में इनको मिला है पद्म भूषण। 1982 में इनको मिला है ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ किस रचना के लिए मिला था इनको? ज्ञानपीठ जो 1982 में ज्ञानपीठ मिला है, तो वो मिला है इनको यामा के लिए। किसके लिए दोस्तों? यामा के लिए। यामा कब की रचना है? 1940 की। कब की थी यामा? 1940 की। और कब पुरस्कार मिला? 1982 में। यामा संग्रह में कितने काव्य संग्रह शामिल हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। नीरजा को शेख सरिया पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, शेख सरिया, याद रखना दोस्तों। अब इनके भी सन बता सकता हूं, लेकिन हम इतना नहीं करेंगे, हम बढ़ते हैं आगे। और महादेवी वर्मा का एक बहुत मेन प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा परिवार। मेरा परिवार, ठीक है, 1972 की रचना है। कब की है? 1972। ये क्या है? तो इसमें हम देखते हैं मेरा परिवार इनका संस्मरण है। याद रखना दोस्तों, मेरा परिवार का विधा क्या है? संस्मरण है। अब बात करते हैं जनेंद्र की। तो जनेंद्र का जन्म कब हुआ था? 1905 में। और इनका जो साहित्य का श्रेय और प्रेय है, ये कब का है? ये 1953 की रचना है।
ये निबंध कब का है? 1953 की है। अगर हम इनके और निबंध की बात करते हैं तो जैसे कि पूर्वोदय है 1951 में, प्रस्तुत प्रश्न है 1936 में, जड़ की बात 1945 में, ये और वे 1954 में। तो जनेंद्र के निबंध भी हमने काफ़ी सारे देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? संयुक्त व्यंजन ज्ञों, क्या बोल रहा है? संयुक्त व्यंजन ज्ञों की संरचना क्या है? ज्ञों की। अब देखो संयुक्त व्यंजन क्या होता है? एक तो ये होता है ना, एक हो गया आपका त्र, एक होता है आपका ज्ञों, एक होता है आपका श्र। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए क प्लस श मिलकर क्या बनता है? श्र। अब तो प्लस र मिलकर क्या बनता है? त्र। ज प्लस ज्ञों मिलकर क्या बनता है? त्र। अब श प्लस र मिलकर क्या बनता है? श्र। तो अब ये कि चार के क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, लेकिन परीक्षा में पूछा है ज्ञों का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहीं पे एक चीज़ बोल रहा हूँ। अच्छा आ गया, देखो सवाल, अगला सवाल आ गया। संयुक्त स्वर कौन सा है? आ, ऋषि, ए, ई। क्या है दोस्तों सही? बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर भी कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कल मेरा वीडियो आने वाला है स्वरों पे, उत्पत्ति के आधार पर बताऊंगा, मात्रा के आधार पर बताऊंगा, उच्चारण के आधार पर बताऊंगा, जीभ के आधार पर बताऊंगा, मुख खुलने के आधार पर बताऊंगा। तो जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर आपने देखा होगा 2 होते हैं, मूल स्वर, संधि स्वर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, है ना। जीभ के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। मुख खुलने के आधार पर 4 होते हैं, संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत, विवृत। अब इनके अंदर और भी ज़्यादा कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, हम मेरा जो कल वीडियो आने वाला है स्वरों पे, उसको जरूर देखना। आपका स्वर से बहुत 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 जो डाउट होगा वो कम हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा साथ में, है ना। अब इस पर मैं बात कर रहा था संयुक्त स्वरों की। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं पहले ये समझ लो। ए होता है, आई होता है, ओ होता है और आओ होता है। याद रखेंगे, जब अ 2 अलग अलग उच्चारण स्थान वाले वर्ण मिलते हैं, 2 अलग अलग उच्चारण स्थान वाले वर्ण मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं संयुक्त। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बनेगा? अ आएगा, इसमें देखो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, तो अब बनेगा आई। अ में यदि ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा, और अ में यदि बड़ा ये मिल जाएगा तो आओ बन जाएगा। तो संयुक्त स्वर भी कितने? 4। संयुक्त व्यंजन भी कितने? 4। बाकी स्वरों को कल मैं बहुत बारीकी से बताऊंगा, वीडियो जरूर देखना। अब देखो अगला प्रश्न क्या आ रहा है, चौथा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। देखो भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ है? 1898 में। ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, कहीं 97 मिलेगा, कहीं 98 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या बोल रहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। जनता का आदमी, उषा, बादल राग, शहर से स्वीकारा है। देखो दोस्तों, प्रश्न बेशक ये प्रश्न तुम्हें इजी लग सकता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा टफ कर देता हूं। देखो, बादल राग इसका सही है। प्रश्न ये है मेरा कि बादल राग जो कविता है वो किस संग्रह में है? किस संग्रह में है? तो दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न बन गया। तो याद रखना, निराला का एक संग्रह आया था परिमल। परिमल संग्रह था 1930 का। कब का था? 1930 में। 1930 में जो संग्रह आया था, इसमें एक जूही की कली, जूही की कली सभी को पता है ना। जूही की कली 1916 की थी, जिनको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। बाद में 1921 में प्रभा पत्रिका में प्रकाशित होती है, ये सभी को पता होगा, प्रभा पत्रिका में प्रकाशित होती है। तो जो परिमल है, याद रखना, परिमल के अंतर्गत बादल राग आती है, जूही की कली आती है, भिक्षुक आती है, पंचवटी प्रसंग आती है, बादल राग आती है, संध्या सुंदरी कविता है, जागो फिर एक बार कविता है, मैं और तुम और मैं है, तरंगों के प्रति है, संध्या सुंदरी है। ये सारी जो कविता थी ये परिमल 1930 के अंतर्गत आती है। इसको नोट रख लेना, आगे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बादल राग किस संग्रह में है, जूही की कली किस संग्रह में है, जागो फिर एक बार किस संग्रह में है,
ये हल्के प्रश्न नहीं हो रह जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, इसमें ऑप्शन देखो क्या बोला है, जनता का आदमी। तो दोस्तों जनता का जो आदमी है ना वो इतने महान पुरुष का है कि रचना है वो कभी ना कभी आगे जरूर टकराएगी। क्यों? वो लिखी है आलोक धनवा ने। आलोक धनवा, तो आलोक धनवा का एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, दुनिया रोज बनती है, किसका कविता है? तो आलोक धनवा की। तो वही जनता का आदमी कविता भी किसकी है? आलोक धनवा की। ये किसकी है? आलोक धनवा की। तुमने सुना ही होगा कि दुनिया रोज बनती है। गोली दागो पोस्टर, ये भी इन्हीं की है, याद रखना। दुनिया रोज, और देखो गोली गोली दागो पोस्टर, दागो पोस्टर ये भी इन्हीं की है। मैं इसका जरा साइज कम कर देता हूं, एक मिनट। गोली दागो पोस्टर। एक और आ रहा है इनकी, ब्रूमो की बेटियां। ये बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। ओहो, इसके तो साइज को क्या हो गया? नहीं, ये अब बिल्कुल सही है। ब्रूमो की बेटियां, ब्रूमो की बेटी, याद रखना। ये किसका है? आलोक धनवा की है ना। जनता का आदमी, दुनिया रोज बनती है, गोली दागो पोस्टर, है ना। तो ये सब किसकी है? और यहीं पे देखो अगली रचना आ रही है, देखो ऊषा। ऊषा किसकी है? शमशेर बहादुर की है। किसकी है भाई? शमशेर बहादुर। तो याद ही रखना भैया, उत्तराखंड के ही हैं शमशेर बहादुर। 1913 सॉरी 1911 का जन्म है इनका। शमशेर बहादुर देहरादून के हैं या नहीं है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। शमशेर बहादुर, बट देख लेना, मुझे कमेंट कर देना। 1911 का जन्म है इनका। और याद रखना ये दूसरे संवत, दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक, दूसरे तार सप्तक के कवि थे शमशेर बहादुर। और ये दूसरे तार सप्तक, क्योंकि 1943 में है, 1943 में अज्ञे आते हैं। अज्ञे जी ने तार सप्तक निकाला था, तार सप्तक पहला 1943 में। और अज्ञे ने दूसरा जो तार सप्तक निकाला 1951 निकाला। तार सप्तक में होता क्या था? 7 कवियों का एक समूह होता था। इसी को क्या बोला गया है? प्रयोगवाद बोला गया है। याद रखना, प्रयोगवाद बोला गया है। 7 कवियों का समूह अज्ञे ने तार सप्तक के रूप में निकाले। तो इसमें पहला तार सप्तक 1943 में निकालते हैं, जब दूसरा तार सप्तक 1951 में निकाला। उन तार सप्तकों में शामिल शमशेर बहादुर भी थे दोस्तों, याद रखना। अब इसमें मैं कुछ एक चीज़ बता रहा था, हाँ, ये प्रयोगवाद शब्द है, याद रखना। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग नंदू दुलारे वाजपेयी ने किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ भाई, एक और रहेगी ना, सहर्ष स्वीकारा है। तो दोस्तों सहर्ष स्वीकारा है गजानन माधव मुक्तिबोध की है। याद रखना, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 का जन्म है और पहले तार सप्तक के कवि हैं। इनकी एक रचना थी जिन्होंने सबको हिला के रखा था, वो था चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 की। संग्रह के अंतर्गत कई सारी कविता शामिल हैं, जैसे कि भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, है ना। तो ये सारी याद रखना, भूल गलती किसकी है, ब्रह्म राक्षस किसकी है, अंधेरे में किसकी है, और ये सब किसके अंतर्गत शामिल है? चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में। और एक और रचना थी इनकी गजानन माधव मुक्तिबोध की, भूरी भूरी खाक धूल 1980। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। यकीनन आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि डिटेलिंग में बहुत भयंकर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश मेरी यही है कि अगले बार अगर इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न बना तो आपकी नोटबुक से वो प्रश्न हो, आपको लगे कि यार हमने पढ़ा था, हमने हमारी नोटबुक में है, हमने इसको संभाल के रखा है, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझोगे, है ना। मैं चाहूँ तो ये प्रश्न बोल के इसको उत्तर बोल दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसा सब कर रहे हैं मैं वैसा ना करूँ। मेरी मतलब कोशिश ये है कि आपको जैसा आप चाहते हो आपको वो चीज़ मिले दोस्तों। तो अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तलब शब्द का अर्थ नहीं है चाह, आवेश, बुलावा, वेतन। तो दोस्तों ये प्रश्न कौन सा सही हो जाएगा? आवेश जो है तलब शब्द का अर्थ नहीं होता है। चाह होता है, बुलावा होता है और वेतन भी होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर का प्रश्न आ रहा है। 6 प्रश्न में क्या बोल रहा है ये? सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। हाटक, जात रूप, ताम्रस, अर्णव। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्णव इसका सही उत्तर
हो जाएगा, मतलब कि क्योंकि वो सोने का पर्यायवाची नहीं है। हाटक, जात रूप, ताम्रस तीनों किसके हैं? सोने के पर्यायवाची हैं। सातवां प्रश्न बन रहा है, हरिया हरकुलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक। हरिया हरकुलिस की हैरानी मनोहर श्याम जोशी, हरिशंकर प्रसाद, शेखर जोशी, सलेश मटियानी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी का जन्म कब हुआ है? तो याद रखना 1933 में। कब हुआ है दोस्तों? 1933 में हुआ था। और इन्हीं का ये एक उपन्यास है। लेकिन इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? सबसे पहले कुरु कुरु स्वाहा, पहला उपन्यास इनका है कुरु कुरु स्वाहा, 1980 में लिखा गया था। और कसब जो लिखा था इन्होंने उपन्यास 1982 में लिखा था। हरिया हरकुलिस की हैरानी जो है 1994 का उपन्यास है। कब का है दोस्तों? ये 1994 का ये उपन्यास है। फिर इन्होंने लिखा था हमजाद 1996 में। और एक और उपन्यास है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, टाटा प्रोफेसर। टाटा प्रोफेसर कब का है? 2001 का है। और कसब भी 2001 का है। कहीं कहीं पे टाटा प्रोफेसर 1995 में भी दिखाता है दोस्तों, ठीक है। कितने में दिखाता है? 1995 में भी दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो कौन हूँ मैं भी इनका एक उपन्यास है 2006 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनके धारावाहिक कौन कौन से? क्या इनके धारावाहिक? धारावाहिक में देखो आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा एक का नाम हम लोग, ठीक है। हम लोग का नाम आप सभी ने सुना ही होगा, है ना। बुनियाद है इनका धारावाहिक। काका जी कहीं ने इनका धारावाहिक। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। सिल्वर वेडिंग का नाम आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा क्योंकि उत्तराखंड के एग्जाम में सिल्वर वेडिंग तो काफ़ी बार भी पूछा भी गया है। सिल्वर वेडिंग, ठीक है, सिल्वर वेडिंग याद होगा सभी को। जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उन सबको पता है मनोहर श्याम जोशी का सिल्वर वेडिंग कितने बार पूछा गया प्रश्न है। इसीलिए आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि बहुत सारे फैक्ट जो हैं मिस हो गए। उम्मीद मेरी यही है कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि कुछ नई चीज़ें देखने को मिली है। अब अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में देखो क्या बोल रहा है, सरकारी पत्र। क्या बोल रहा है दोस्तों? ये सरकारी पत्र क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है? क्या नहीं होती है सरकारी पत्रों में? याद रखना सरकारी पत्र कौन कौन से होते हैं। एक कॉपी पेन अभी लो और अभी लिखो। सभी लोग, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अभी एक नोटबुक ले लीजिए, आगे ये आपके काम जरूर आएगा। तो सरकारी पत्र में हमेशा याद रखना अन्य पुरुष शैली में लिखे होते हैं, ठीक है। मैं और हम का प्रयोग कभी नहीं होगा सरकारी पत्रों में। अब इसके प्रकार देखो कि गणना नहीं होती है तो कौन कौन से हैं जो सरकारी पत्र में शामिल होते हैं। तो अर्ध सरकारी या अर्धशासकीय पत्र सरकारी पत्र होते हैं। परिपत्र सरकारी पत्र होते हैं। परिपत्र होता क्या है? जैसे समझ लो कि शादी का कार्ड होता है, भेजने वाला एक व्यक्ति है लेकिन उसमें मैटर भी सेम है और वो अलग अलग व्यक्ति को भेजा जा रहा है। परिपत्र भी वही होती है जब एक पत्र को एक साथ बहुत विभागों को भेजा जाता है, ठीक है। प्रेषक एक, मैटर एक, लेकिन जिसको जो पाने वाला है उसका नाम अलग अलग हो, तो उसी को दोस्तों कहते हैं परिपत्र। और परिपत्र हमेशा याद रखना ऊपरी विभाग से निचले विभाग को दिया जाता है, ना कि निचले विभाग से ऊपरी विभाग को। हमेशा याद रखना परिपत्र ऊपरी विभाग से निचले विभाग को दिया जाएगा। और परिपत्र कभी भी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। अनेक व्यक्तियों को एक मैटर देने के लिए ही परिपत्र का प्रयोग किया जाता है और यह भी सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है। अगला आता है देखो कार्यालय आदेश, ये भी एक सरकारी पत्र है। अगला आता है अधिसूचना। अधिसूचना भी एक सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है। टिप्पणी लेखन भी सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है। और टिप्पणी लेखन दो प्रकार से होते हैं। अगर आपको टिप्पणी लेखन सरकारी पत्र से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं सरकारी पत्र से रिलेटेड आपके लिए एक पर्सनल वीडियो भी बना दूंगा। अगला प्रश्न आ रहा है कि सरकारी पत्रों में देखो अनुस्मारक और स्मरण पत्र, ये भी सरकारी पत्र का ही हिस्सा है। क्या? अनुस्मारक, स्मरण पत्र, प्रतिवेदन, कार्यालय ज्ञापन, सारणी संक्षेप, ये सभी क्या हैं? सरकारी पत्र के ही रूप हैं। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अर्ध सरकारी, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, टिप्पण लेखन, अनुस्मारक, स्मरण पत्र, प्रतिवेदन, कार्यालय। तो इसमें आपने देखा होगा सूची पत्र का कहीं पे भी नाम मैंने नहीं लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूची पत्र इसका सही आंसर है, क्योंकि यह सरकारी पत्रों की गणना में नहीं आता है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर डिटेल में आपको अच्छी लगती है या फिर लग रहा है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है तो भी आप कमेंट करके मतलब अपनी राय आप जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय का मुझे वेट रहता है, मैं इंतजार करता हूँ और मैं उससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो 90वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 90वें प्रश्न में देखो, इनमें से कौन जनसंचार, दृश्य
और श्रव्य मतलब देखने और सुनने का माध्यम है, दोनों का माध्यम है। रेडियो सिर्फ सुन सकते हैं, पोस्टर को देख सकते हैं, वीडियो कैसेट देखो भैया सुन भी सकते हैं देख भी सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है। कुमाऊनी बोली सलानी, नगपुरिया, लोबिया, ये तीनों गढ़वाली वाली है। खसपरजिया जो है कुमाऊनी वाली है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अजात शत्रु, अजात शत्रु का अर्थ क्या है? जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसमें शत्रुओं को हराने का साहस हो, जो शत्रुओं से ना डरता हो, जिसके समान शत्रु ना आ सके। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? जिसका कोई शत्रु ना हो। याद रखना, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निकनेम या उपनाम भी क्या है? उपाधि अजात शत्रु की। राजेंद्र प्रसाद जी की उपाधि क्या है? अजात शत्रु की। याद रखना हमेशा। जन्म कहाँ हुआ है राजेंद्र प्रसाद का? जीरादेही। पूछा गया प्रश्न है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जीरादेही में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आ रहा है, 12वां प्रश्न देखते हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में से किस प्रकार का चिन्ह है? कारक चिन्ह है, मतलब अपादान कारक, करण कारक। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान। देखो इसमें से हमें पता है या तो ये अपादान जाएगा या फिर ये करण जाएगा। अब देखो वो बोल रहा है कि कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, मतलब जब वो कुल्हाड़ी चला रहा है तो कुल्हाड़ी के साथ उसके काम चल रहा है, कुल्हाड़ी साथ है। और जब साथ होती है तो अपादान नहीं होता है। हमेशा याद रखना अपादान नहीं होगा। क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आ रहा है। उल्टे बांस बरेली को लोक उक्ति का सही अर्थ क्या है? कठिन कार्य करना, महत्वपूर्ण कार्य करना, विपरीत कार्य करना, दृढ़ निश्चय करना। तो दोस्तों उल्टे बांस बरेली को क्या कहने का मतलब क्या होता है? जब आप किसी रास्ते से जा रहे होते हो और रास्ता आपने इधर को जाना था और वापस चले गए तो हम बोलते हैं अरे कहाँ को भैया, उल्टे बांस बरेली को कहाँ चल दिए? उल्टे बांस मतलब कि क्या? मतलब कि क्या? विपरीत कार्य करना। विपरीत कहाँ को? आपको जाना था यहाँ को, कहाँ को चले गए? उल्टे, विपरीत कार्य करना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आ रहा है। 14वें नंबर पर प्रश्न आ रहा है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है? पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमिया। तो दोस्तों याद रखना, देवनागरी लिपि में पंजाबी नहीं लिखी जाती, गुजराती भी नहीं लिखी जाती और असमिया भी नहीं लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? मराठी। लेकिन याद रखना दोस्तों, नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कभी नेपाली को हटा मत देना, आगे कभी पूछा जाए तो नेपाली भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस 14वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले तरफ बढ़ते हैं। संख्या आ रही है 15 नंबर की। 15 नंबर में चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों राकेश, मयंक, सोम, अर्क। तो हम सबको पता है अर्क किसका होता है? अर्क होता है सूर्य का। दोस्तों किसका होता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है। जैसे कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, चंद्र, सोम, शशधर, निशापति, निशधर, शशांक, सुधांशु, औषधीशीय, धीजराज, ये सभी, रमेश, मयंक, ये सब किसके हैं दोस्तों? चंद्रमा के। राकेश होता है, सॉरी रमेश नहीं, राकेश। और वहीं पे सूर्य की बात करते तो मार्तंड, दिनेश, भानु, है ना, विहंगम, अंशुमाली, मंदार, ये सब किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। यकीन आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पर्यायवाची इस कहानी के माध्यम से कराने की कोशिश करूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, कहानी याद होने के साथ ही आपको सारे पर्यायवाची भी याद हो जाएंगे। अगला शब्द आ गया, देखो भैया बहुत प्यारा शब्द, अन्वीक्षण शब्द में संधि बताइए। क्या आ गया? देखो वो, य और वो का प्रयोग जहां भी देखने को मिले और उनके आगे आधा वर्ण मिल जाए कोई सा भी, तो वहां पे 90 से 95% चांस जो होते हैं किसके होते हैं दोस्तों? यण संधि के होते हैं। अब देखो इसको करते हैं जरा सा। वो जो बनता है उ प्लस ओ से बनता है। किससे बनता है दोस्तों? उ प्लस ओ से। देखो अन में क्या हो जाएगा? अनु। ठीक है, छोटा उ अनु। और इक्षण, ओ प्लस ई बराबर क्या होता है? वो। लेकिन याद रखोगे ये वो नहीं है, ये वी था, तो हम क्या बनाएंगे? इसमें ओ हटा के इसमें लगा देंगे ई। अब याद रखो, या तो इक्षण को आप लिखोगे ऐसे या आप लिखोगे इक्षण को ऐसे। अब याद रखो, इक्षण कभी ऐसा लिखा नहीं जाता तो ऐसा लिखा जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? बड़ी ई लग जाएगी इसमें, और ये कौन सा हो जाएगा? यण संधि का दोस्तों ये उदाहरण हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बता दो। कवयत्री, कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री। तो ये तो दोस्तों इतने बार परीक्षा में पूछ लिया गया है, इसका सही आंसर क्या है? मेरे को कैसे याद रहता है कि शुरू वाले में छोटी ई, बड़े लास्ट वाले में बड़ी ई। देखो ऐसे और ऐसे, बस एक लाइन ऐसी खींचनी है, ऐसे कर देना है और ऐसे कर देना, बस। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है 18वां प्रश्न।
क्या बोल रहा है? हिंदी का पार्श्विक व्यंजन। क्या बोल रहा है? हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है रॉ, लॉ, यौ और चौ। तो दोस्तों ये तो तुम्हें पता ही चल गया होगा, है ना, कि हिंदी का पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? क्या होगा? लॉ। क्या होता है दोस्तों? लॉ कैसा वर्ण है? पार्श्विक वर्ण है। और रॉ क्या होता है? लुंठित होता है दोस्तों, ठीक है, लुंठित होता है। यौ क्या होता है? तालु होता है। चौ क्या हो गया? क च के टी, तालु। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये इसने हमसे परीक्षा में सिर्फ क्या पूछा भैया? पार्श्विक हम बोलेंगे रॉ 18, सॉरी, हमसे क्या पूछा इसने? पार्श्विक। तो पार्श्विक क्या होता है? लॉ। रॉ तो क्या होता है? लुंठित होता है। अगला प्रश्न आ रहा है 19वां, काव्य कृति आवाज भी एक जगह के रचयिता कौन है? तो आवाज भी एक जगह है, राजेश जोशी, शेखर जोशी, गजानन, माधव मुक्तिबोध और मंगलेश डबराल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? मंगलेश डबराल। क्योंकि मंगलेश डबराल क्यों मैन है? उत्तराखंड के हैं, टिहरी में इनका जन्म हुआ है। टिहरी में एक जगह है काफल पानी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 16 मई 1948 को। ठीक है, मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ पे हुआ है? टिहरी गढ़वाल में हुआ है, टिहरी गढ़वाल में, और जगह थी काफल पानी। जन्म है 16 मई 1848 को। याद रखना, आवाज भी एक जगह है जो रचना है ये 2004 की है। कब की है दोस्तों? 2004 की है। लेकिन इनके और भी कुछ काव्य हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, नए युग में शत्रु 2013 का था। हम जो देखते हैं, इनकी एक रचना है हम जो देखते हैं, जिसको 2000 में, याद रखना, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, याद रखना, हम जो देखते हैं, इसको 2000 में, सन 2000 में क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो तुमसे एक प्रश्न है मेरा, कमेंट कर देना, मंगलेश डबराल को व्यास सम्मान कब मिला? व्यास सम्मान कब मिला? कमेंट कर देना दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 20वां, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र क्या है? देखो भाई, साप्ताहिक बोलो तो जो सप्ताह में आता हो। याद रखेंगे, मर्यादा, प्रजामित्र, लोक रक्षक या उद्दंड मार्तंड। तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड के बारे में आप सभी जानते हैं कि उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 को, 30 मई 1826 को प्रकाशित होता था, शुरू हुआ था कलकत्ता से। ठीक है, और दिन रहता था मंगलवार। याद रखना, ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें मंगलवार वाली बात, मैंने बताई है कि जो उद्दंड मार्तंड दास साप्ताहिक था तो किस बार को प्रकाशित होता था? मंगलवार के दिन होता था। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। याद रखना, साप्ताहिक है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का पहला दैनिक पत्र कौन सा है? तो समाचार सुधा वर्षण। कौन सा है दोस्तों? समाचार सुधा, समाचार सुधा वर्षण हिंदी का पहला दैनिक पत्र, जो कब निकला है? 1854 में, 1854 में निकला था। और साथ में एक चीज़ और है इसकी खासियत कि ये 1854 का है, सॉरी हाँ 1854 का ही है। श्याम सुंदर सेन दैनिक और कलकत्ता। 1852 लग रहा था मुझे, लेकिन 1854 ही है। 1854 में निकला था। श्याम सुंदर सेन ने इसका संपादन किया था कलकत्ता से। ये दैनिक पत्र था, समाचार सुधा वर्षण। साप्ताहिक पत्र में कौन है? उद्दंड मार्तंड। याद रखना दोस्तों, प्रजामित्र का जो संपादक हैं उनका पता नहीं है, लेकिन ये 1834 की है। कब की है? याद रखना, 1834 कलकत्ता से निकली हुई है। मर्यादा 1909 की है। मर्यादा बहुत मैन पत्रिका है। क्यों है मैन, मैं तुम्हें बता देता हूँ भैया। देखो 1909 की है मर्यादा। मर्यादा क्यों है? सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम सभी ने सुना है, बिल्कुल सुना होगा। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झंडे की इज्जत, झांसी की रानी, स्वदेश के प्रति प्रेम, जलियांवाला बाग, ये सभी कविताएं किनकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। 1904 का जन्म है जिनका, निहालपुर में जन्म हुआ है जिनका। ठीक है, उनकी पहली कविता थी नीम, जो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? मर्यादा पत्रिका में। भाई बार बार प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत बारीकी चीजें बता रहा हूँ। नीम पत्रिका, नीम कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की, वो मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और 1909 में अगर हम तुमसे कोई पूछे इसका संपादन कौन करता था? कृष्णकांत मालवीय करता था। याद रखना, कृष्णकांत मालवीय जी ने मर्यादा का संपादन भी किया है। हालांकि महादेवी वर्मा आती हैं, ये वो भी करती हैं, लेकिन पहले की बात और थी। पहले कौन कर रहा है? कृष्णकांत मालवीय। आगे बढ़ते हैं।
21वां प्रश्न आ रहा है। देखो दोस्तों 21वां प्रश्न, देखो हिंदी खत्म हो चुकी है, हालांकि ये 2-3 क्वेश्चन है, मैं इसको भी यहीं पे निपटा देता हूँ ताकि समय कितना हो चुका है, 29 मिनट हो गए यार। ओहो, मैं 2-2 मिनट में बता देता हूँ। चलो, स्थानीय प्रश्न आ रहा है निम्नलिखित, ये लास्ट प्रश्न है मेरा यार, बहुत ज़्यादा समय ले लिया मैंने। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में कौन सी आल्पस घाटी में पाई जाती है? आल्पस घाटी में सिराको, फॉन, हरमट्टन, खमसिन। तो दोस्तों सभी को पता है जो फॉन हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, ये कहाँ चलती हैं? आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल पे स्विट्जरलैंड में चलती हैं। वहीं पे अगर मैं तुमसे कोई पूछे सिराको कहाँ चलती है, तो सहारा मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। ये सहारा मरुस्थल से कहाँ को? भूमध्य रेखा की ओर। याद रखना आप सभी लोग, गर्म हवा है। अगर मैं तुमसे पूछूं हरमट्टन, तो हरमट्टन के लिए भी मैं तुम्हें बता देता हूं दोस्तों, सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर चलती है, जिसको डॉक्टर हवा कहते हैं। कौन सी हवा कहते हैं? डॉक्टर हवा। किसको कहते हैं? हरमट्टन को। चलती कहाँ है? सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर। और वहीं पे सिराको कहाँ चलती है? सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर। सारी हवाएं गर्म हवाएं हैं। अब ये चौथी जो हवाएं हैं, खसमिन, खसमिन हवाएं जो कहाँ चल रही हैं, तो खसमिन का ही नाम होता है, जो सिराको हवा होती है इसी को मिस्र में खसमिन बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन इसका उत्तर क्या था मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसका उत्तर क्या? आल्पस की घाटी में भैया फन हवाएं चलती हैं। इसका राइट आंसर था बी। बाकी प्रश्न देखेंगे दोस्तों कल, हमने समय ले लिया है ज़्यादा, लेकिन क्या करूँ, डिटेलिंग कराने में मुझे मज़ा आता है। मेरा मन करता है कि जब तक प्रश्न के छोटी से छोटे फैक्ट पता ना हो तो यार आगे बढ़ने का क्या फ़ायदा है यार। पढ़ा तो सभी रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश हमारी बस यही है कि चीज़ें जो तुम्हें दें, तुम्हें लगे भाई चीज़ मिली है, अंदर की चीज़ जो कि तुम्हें एकदम देखने को ना मिले। हम 10 किताबें पढ़ते हैं तब जाके ये फैक्ट ढूंढ के लाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।